Hello everyone. I welcome all to this session on the next topic of force on a current. अभी तक हमने बात करी about the force on a charge which is moving inside a magnetic field. अभी हम बात करेंगे force on the current. That means current carrying conductor. अब अगर करंट के बारे में बात की जाए तो करंट तो जो इफेक्ट है इसका इफेक्ट है द फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ फोर्स वही है जो हमने चार्जेस के ऊपर डिस्कस करी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सेपरेटली करंट की फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिन बच्चों ने लास्ट डे की क्लास जो है या लास्ट डे का वीडियो ऑब्जर्व कर लिया है वो सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्किप कर सकते हैं, विच इज़ अबाउट दिस द फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। और जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट डे का वीडियो वो उस वीडियो को पूरा ऑब्जर्व करें। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आप लोगों ने इसके बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा है कि वेन एवर वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे हमने इसको लैब में करके भी देखा था। So whenever a current carrying conductor it is placed in a magnetic field, it experiences a force in one particular direction. तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और फार्मूला भी जानेंगे, डिराइव करेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट होती है और उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। और जो डायरेक्शन है फोर्स की वो तो हमने 10th क्लास में भी करी है, यहाँ भी हम उस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। चलिए स्टार्ट करने के लिए वी टेक अ कंडक्टर पी क्यू। तो हम एक कंडक्टर पी क्यू ले रहे हैं and because most of the conductors are metallic, right, so which has the electrons as the majority charge carriers, so most of the charge is held by the negatively charged electrons। और इसमें जो भी करंट मेटालिक कंडक्टर्स में जो भी करंट फ्लो होता है it is due to these electrons which are actually the free electrons। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो सारी डिटेल आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटालिक कंडक्टर्स में यही करंट के फ्लो होने का कारण है। ठीक है, तो जब इस कंडक्टर पी क्यू जिसकी लेंथ एल है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ आप लिख लेंगे ए। तो इस डायमेंशंस का कोई हम मेटालिक कंडक्टर लेते हैं और उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट मूविंग इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, and the current starts flowing opposite to the movement of the electrons, negatively charged electrons। क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है कन्वेंशनली इट इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ठीक पॉजिटिव चार्जेस की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट, क्योंकि जो भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा इस कंडक्टर के अक्रॉस। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो जो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेंगे और जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हेयर जैसे यहाँ पे दिखाया गया है दे विल मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे लास्ट चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस द कंडक्टर एंड द चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो भी चार्जेस यानी कि इस केस में प्रेजेंट केस में मेटालिक कंडक्टर है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मैं बार बार उसको रिवाइज नहीं करूँगा, आई विल डायरेक्टली यूज द टर्म्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं दे स्टार्ट मूविंग इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन विद वन कॉमन एवरेज वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे यहाँ पे शो किया गया है ग्रीन एरो से, these electrons are moving in one particular direction in this direction with the velocity vd which is the drift velocity actually, and the current it will flow in opposite direction in this way। तो जो करंट एलिमेंट है एक्चुअली यहाँ पे जो लेंथ है वो भी रोल प्ले करती है, तो वहाँ पे उसको भी इंक्लूड करने के लिए वी कॉल इट टू बी करंट एलिमेंट जो वहाँ पे रोल प्ले करता है। सो द करंट एलिमेंट इज I इंटू एल। तो हमने यहाँ पे जस्ट ज्योमेट्री से इस चीज़ को समझने के लिए हमने क्या किया है कि कंडक्टर को y एक्सिस के अलॉन्ग होल्ड किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो करंट जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ फ्लो करेगा जैसा यहाँ पे शो किया गया है। तो दिस इज द करंट एलिमेंट IL, द टोटल अमाउंट ऑफ करंट ओवर द लेंथ L। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वी आर टेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू बी अलॉन्ग z डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द
conductor, or we can say perpendicular to the movement of the negatively charged electrons. So magnetic field which is taken along z axis, so that's why we are representing it with B. So now we can write the expression for the current as we did in our current electricity chapter. So current flowing through the conductor, it is given by this expression, this here small n a e into vd. यहाँ पे small n जो है, it is the number of electrons in 1 unit volume of this we can say conductor. A is the area of cross section of this conductor, E is the charge on one electron, and Vd, it is the drift velocity of the electron with which they are moving. And we already know that drift velocity will depend upon the mobility of electrons as well as the electric field which is applied. Okay, so this is the magnitude of the current which will be created, or we can say not created but which will arise here due to the flow of the electrons. If we multiply this equation on both sides by L से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाती है. अब ये जो IL है, इट इज़ एक्चुअली ये वेक्टर, राइट, इट बिकम्स करंट एलिमेंट. करंट अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, लेकिन ये एक तरह से क्या बन जाता है, वेक्टर करंट एलिमेंट विच इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी IL. तो इसको, ये तो इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म है. अगर इसको हमने लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो हमें पता है कि करंट एलिमेंट एक डायरेक्शन में है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स तो इसमें n, a, l और e, ये तो सारी जो हैं स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जस्ट नंबर्स हैं, तो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे है. तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, तो करंट या करंट एलिमेंट उसके अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख देते हैं. तो ये तो हो गया करंट एलिमेंट. ओके, अब बात करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, सभी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का केस हम लेंगे, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. वी आर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग z डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट लास्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड किया है, उसके अकॉर्डिंग देयर विल बी अ फोर्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, एंड इट इज गिवन बाई F. द एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट होगी, Q इंटू वी क्रॉस बी. तो Q यहाँ पे चार्ज कितना है, इट इज माइनस ई. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव काइंड का है, इसलिए हम उसको माइनस ई यहाँ पे लिख देते हैं. इससे पहले हमने जो भी डिस्कशन करी है अबाउट द फोर्सेस ऑन द चार्जेस, वो सारी डिस्कशन हमने करी है अबाउट मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मेकिंग यूज ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज. तो हमने वहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करके सारी डिस्कशन करी है. तो अगर पॉजिटिव के बजाय अगर नेगेटिव चार्ज है, तो जो डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी. तो फोर्स की डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्जेस. सो दिस इज व्हाट इट मीन. तो यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो वी डी क्रॉस बी की डायरेक्शन है, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी, तो ये एक वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वी डी एंड बी. ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं. तो यहाँ पे जो फोर्स होगी इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इसके अपोजिट होगी. दिस इज व्हाट इट मीन. ओके, सो वेन एवर प्लेस्ड इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इट इज मूविंग इन magnetic field perpendicular to the magnetic field, so the magnetic Lorentz force over it is given by this formula. Now we are interested, this is the force on one electron, only we have to count is the number of electron. So if there are n, capital N number of electrons in total in the conductor of the given dimensions, then the total force acting on the current carrying conductor, actually this is the force which is experienced or which is acting on the electrons present in that conductor, actually moving inside the conductor. So that force, it is called as the force acting on the current carrying conductor. So that force, total force is given by capital F. This is equal to force on one electron multiplied by the total number of electrons. So this is it. So what are the total number of electrons? In 1 unit volume, the number of electrons are small n, and the total volume, it is nothing but A into L. So total number of electron in all volume of the conductor which is taken here, it is n A into L. So we can substitute the value of capital N, the total number of electron, to be n small n A into L. So this force becomes this, and F, we substitute the value from here. So we are substituting the value of n and F from here, and we get this equation. Right?
So from here we just arrange it and write it as this form. It becomes minus n a l e into v cross b. अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है it is nothing but current element from the equation number 1. So we can write the value of this term as the current element to here. तो यहाँ पे इसकी जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि करंट एलिमेंट है. तो यहाँ पे फोर्स जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से इस फॉर्म में आ जाती है. तो फोर्स इज इक्वल टू करंट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स. So this is the formula for the force acting on a current carrying conductor. And if we take slightly more cases of this force acting on the current carrying conductor, we can talk about the cases whenever this force will be maximum and whenever this force will be minimum. क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू आई एल इंटू बी, करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. दोनों के बीच में कितना एंगल है. अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट केस में देखें, यहाँ तो एंगल 90 डिग्री है, राइट. अदरवाइज एंगल कैन बी अदर देन द 90 डिग्री. तो अगर तो एंगल जो है 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फ्लो हो रहा है या उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में साइन 0 या साइन 180 तो हो जाएगा 0. तो इसका मतलब फोर्स कितनी हो जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, 0. दैट मीन्स नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर व्हेन एवर करंट फ्लोज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. और जब एंगल जो है 90 डिग्री होता है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जैसा यहाँ पे है करंट इज फ्लोइंग इन वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, इन दैट केस साइन 90 बिकम्स 1 और वहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो बच जाती है F इज इक्वल टू आई एल बी. सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच ए कंडक्टर विल एक्सपीरियंस. एंड what about the direction? What about the direction? So for this we have Fleming's left hand rule. We can also make use of the right hand screw rule because it is the cross product of the two vectors. तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है वो यहाँ से आप अंडरस्टैंड करके अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस फोर्स अगेन बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, सो देयरफॉर दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ आई एल एंड बी. करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी. सो फॉर दिस वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो दूसरा रूल है वो ये भी है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करने के लिए. तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है, इफ द लेफ्ट हैंड if the forefinger, middle finger and the thumb of the left hand are held mutually perpendicular to each other, and forefinger gives the direction of the magnetic field, middle finger gives the direction of the current, then thumb will represent the direction in which the force will act. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगी उसी डायरेक्शन में उसकी मोशन भी होगी कंडक्टर की, जैसा हमने 10th क्लास में भी करके देखा है. सो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फर्स्ट फिंगर फोरफिंगर, इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग. तो अगर इस तरह से हम अपने लेफ्ट हैंड को होल्ड कर लें तो थंब के अलोंग जो फोर्स है वो एक्ट होगी. सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ वी कैन extend our discussion to find out the force between two current carrying conductors of infinite length, just as we have taken here. So we are taking two conductors 1 and 2. Conductor 1 is carrying current I1, conductor 2 is carrying current I2, and in this particular case we are taking that the current is flowing in same direction in both the conductors, and both the conductors are held at a distance d from each other. Okay, then we already know that if there is a conductor which is carrying some current, it produces the magnetic field around itself. Oersted experiment. और बायो-सैवर्ट लॉ ने उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया. तो वहाँ से हम क्या देखते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से किसी डिस्टेंस के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है सफिशिएंट मैग्नीट्यूड और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दैट वी आर राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द
force acting on conductor 1 due to the magnetic field of conductor 2। तो कंडक्टर 2 में जो करंट है I2 उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो सेकंड कंडक्टर है यानी कि जो फर्स्ट कंडक्टर है, इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, राइट। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी एट डिस्टेंस d फ्रॉम दिस सेकंड कंडक्टर, उसको हम नाम दे देते हैं B2। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम ऑलरेडी जानते हैं, बाय द राइट हैंड थंब रूल। ये सभी रूल जो हैं इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। सो B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द सेकंड कंडक्टर। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है बायोट-सैवर्ट लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ दोनों का यूज करके। द मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट विच इज I2 हेयर फ्लोइंग इन द कंडक्टर डिवाइडेड बाई D के कितना डिस्टेंस के ऊपर हम इसको फाइंड आउट करें। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये वाला कंडक्टर है, पहले वाला कंडक्टर, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी क्योंकि दोनों कंडक्टर जो है पैरेलल होल्ड किए हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड रहेगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, आउटवर्ड टू द पेपर और वी कैन से स्क्रीन, तो बाहर की तरफ रहेगी। तो इसकी वजह से हम अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे तो वी विल नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच दिस कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B2 विल एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द कंडक्टर अर्लियर कंडक्टर। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होल्ड कर लीजिए, मिडल फिंगर करंट के अलॉन्ग होल्ड कर लीजिए, तो जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द अदर कंडक्टर, राइट। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन वन यूनिट, क्योंकि ये कंडक्टर जो है इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो वी कैन राइट द फोर्स ऑन 1 यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहले वाले कंडक्टर की 1 यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगी, इट विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यू कैन राइट IL क्रॉस B, लेकिन यहाँ पे लेंथ है 1 यूनिट और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो सीधा हम उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख रहे हैं। सो फोर्स, दिस फोर्स ऑन 1 यूनिट ऑफ कंडक्टर इट विल बी गिवन बाय B इंटू I1 द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स लेंथ। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट लेंथ ले रहे हैं, सो इट इज 1, तो it becomes B2 into I1. So the angle between current element and the magnetic field is a right angle, right? तो ये जो फोर्स है ये किसके बराबर बन गई, this B2 into I1। अब ये B2 रहा ये, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास जो फोर्स 1 यूनिट लेंथ कंडक्टर के ऊपर एक्ट होगी वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इट इज B2 विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I2 अपॉन D। इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर 1 रखा गया है, multiplied by this current I1 here, right। तो यहाँ से अरेंज करके हम जो फॉर्मूला है फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज गिवन बाय दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई D। अब हो सकता है दोनों में करंट अगर सेम मैग्नीट्यूड का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे I इंटू I मतलब I स्क्वायर भी आ सकता है, दैट इज द केस। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से अगर हम सेकंड कंडक्टर जो है 2 उसके ऊपर जो फोर्स है वो कैलकुलेट करें, क्योंकि ये सेकंड कंडक्टर जो फर्स्ट कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, इसलिए हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है और उसको नाम दे दिया है B1, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर 1। तो उस केस में जो फोर्स हम उसी तरह से अगर कैलकुलेट करें और फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास यही फार्मूला हमें दोबारा से मिल जाएगा। तो 1 यूनिट लेंथ ऑफ द ऑफ कंडक्टर के ऊपर जो अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स विल कम आउट टू बी सेम। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर्सेस विल बी टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दोनों के ऊपर कुछ इस तरह से फोर्सेस लगेंगी सो दैट दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। और अगर करंट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, फर्स्ट कंडक्टर में ऊपर की तरफ है और सेकंड कंडक्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन दे विल जस्ट रिपेल ईच अदर। यही हमने यहाँ पे चीज़ एक्सप्लेन करी है। इफ द करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन इन द 2 कंडक्टर्स
they attract each other, while if current flows in opposite direction they repel each other. अगर आप करके देखेंगे करंट अपोजिट डायरेक्शन में लेके तो आप देखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस एक कंडक्टर के ऊपर दूसरे कंडक्टर के ऊपर दो फोर्सेस विल बी रिपल्सिव अवे फ्रॉम ईच अदर. ऑफ कोर्स फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही होगी, लेकिन जब एक दूसरे की तरफ हैं तो फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, जब फोर्सेस एक दूसरे से अवे हैं दैट मीन्स फोर्सेस आर रिपल्सिव. ओके, now we can extend our discussion to the next topic which is about finding the torque. अब दो कंडक्टर के बजाय या कोई एक कंडक्टर लेने के बजाय अगर हम उस कंडक्टर को किसी लूप की फॉर्म में मोड़ दें, वो कोई भी शेप उस लूप की हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, स्क्वायर शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है या कोई और भी शेप हो सकती है, तो लेकिन एक क्लोज लूप की फॉर्म में अगर उसको हम बेंड कर दें और तब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें. नाउ दिस लूप इज कैरिंग करंट एंड इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो वहाँ पे हमें और कोई मैकेनिकल वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना भर है. तो रखने से ही वो उसके ऊपर एक रोटेशनल इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क. सो टू बिगिन विद इस एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे कि किसी करंट कैरिंग लूप के ऊपर जो टॉर्क है वो कितना एक्ट होता है. जितना ज़्यादा टॉर्क होगा रोटेशन उतना ही ज़्यादा रहेगा. सो फॉर द sake of convenience we are taking a loop just like PQRS, और इस लूप में PQRS जो लूप है यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप मान सकते हैं आप इसको, इस तरह से ली है. इसमें करंट I फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन एज शोन बाय दीज एरोज. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और वैल्यू कितनी है करंट की I. और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ली गई है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट, तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो फोर्सेस हैं किस तरह से एक्ट होंगी और तब जाके हम तय करेंगे कि जो टॉर्क एक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा. ओके, अब सबसे पहले अब बात करते हैं आर्म PS की या मान लीजिए QR की. यहाँ पे QR के ऊपर जो फोर्स लगने वाली है उसको हमने नाम दे दिया F1. PS के ऊपर जो फोर्स लगने वाली है उसको नाम दे दिया F2. उसी तरह से PQ के ऊपर लगने वाली फोर्स को F3 नाम दे दिया और SR के ऊपर लगने वाली फोर्स को नाम F4 दे दिया. अब मैग्नेटिक फील्ड विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट लाइक दिस, और ये लूप कुछ इस तरह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रही है विच इज कैरिंग करंट I. तो सबसे पहले बात करते हैं QR की. अब इस राइट जो साइड जो डायग्राम है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप इस डायग्राम को देखिए जो एक्सप्लेन की जा रही है. तो यहाँ पे QR जो आर्म है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इस एंगल को इंक्लूड करना. अब यहाँ पे इस आर्म, अब बाकी स्टेट को हम फिलहाल भूल जाएंगे, सिर्फ इस कंडक्टर को याद रखेंगे QR को, और वही सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो ठीक ऊपर हमने डिस्कस किया. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अब ये एंगल कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आप करंट की डायरेक्शन लेंगे जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इस कंडक्टर को. तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन Q से R की तरफ है और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है. तो उस चीज़ को थोड़ा सा जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस QR को के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल वेक्टर से इंडिकेट कर दिया नॉर्मल लाइन. अब ये नॉर्मल लाइन एक कंडक्टर के चारों तरफ यानी कि 360 डिग्री एंगल के ऊपर कहीं भी ड्रॉ की जा सकती है, इधर को ड्रॉ की जा सकती है, कहीं भी ड्रॉ की जा सकती है. तो यहाँ आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल. सभी आर्म्स के ऊपर हम यही मान के चलेंगे कि जो नॉर्मल है वो कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ नॉर्मल और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल हो गया थीटा. तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बचा, ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है QR के साथ. तो ये जो एंगल बचा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये बचा 90 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री था, उसमें से थीटा को माइनस करके 90 डिग्री माइनस थीटा. तो फोर्स F1 हम कितना लिख सकते हैं, तो फोर्स ऑन आर्म QR इट इज इक्वल टू करंट एलिमेंट QR मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पे I इंटू QR को आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल L ले लिया आपने एक साइड को और दूसरी साइड B ले लिया, तो ये बन जाएगा I QR वेक्टर विच इज द करंट एलिमेंट हेयर मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. अब दोनों के बीच में एंगल है कितना, इट इज 90 माइनस थीटा. Since the angle between IQR means current element QR multiplied and the magnetic field it is 90 minus theta here.
सो द फोर्स बिकम्स, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर इस फोर्स को लिख दें, ये बन जाएगी I इंटू क्यू आर को यहाँ पे ले लिया B के बराबर, तो B इंटू आई इंटू क्यू आर विच इज़ टेकन एज स्मॉल b, तो बी आई यहाँ पे एल भी ले सकते हैं इसको आप, या कोई भी नाम दे सकते हैं, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज़ 90 माइनस थीटा, तो बन गया ये कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इट इज़ नथिंग बट कॉस थीटा। तो ये आ गई वैल्यू फोर्स F1 की, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग का अगर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फोर्स विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो फोर्स विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से अब आर्म पी एस के बारे में बात करते हैं, तो ठीक सारा काम वही यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन पी एस आर्म ठीक वैसे ही है जैसे क्यू आर आर्म है। फर्क सिर्फ ये है कि उसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो करंट एलिमेंट है, इट विल बी फ्रॉम एस टू पी, तो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से उसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये F2 बी आई इंटू बी, क्योंकि लेंथ जो है दोनों आर्म की सेम है, इंटू साइन 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। अगर पहले के केस में फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, तो इसके ऊपर ठीक अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर ही हैं, लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट हैं। सो दीज फोर्सेस विल डू नथिंग, दे विल जस्ट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब बाकी बची दो फोर्सेस, तो पहले F3 को कंसीडर कर लेते हैं, फिर F4 को कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आर्म है PQ। अब यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये दोनों आर्म के ऊपर, इधर भी और इधर भी। तो एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये फोर्स F3 सिंपली हो जाएगी BIL इंटू साइन 90 विच इज 1। तो यहाँ पे F3 फोर्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, BI इंटू L। ये जो दूसरी लेंथ है इस आर्म की, अगर ये रेक्टेंगल है तो एक तरफ लेंथ, दूसरी तरफ विड्थ या ब्रेड्थ, जिसके लिए स्मॉल b यूज़ किया था, तो इधर इस आर्म की लेंथ के लिए PQ के लिए L यूज़ कर लेंगे। सो इट इज़ IL BI इंटू L। उसी तरह से ये दूसरी फोर्स SR आर्म के ऊपर, ये भी मैग्नीट्यूड में उतना ही कि बराबर रहेगी, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगी। तो ये जो फोर्सेस हैं दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दीज फोर्सेस आर एक्टिंग। देखिए अगर ये एंगल थीटा के बारे में बात की जाए, तो इसको किसी भी एंगल के ऊपर रखेंगे तो हमेशा ये दोनों फोर्सेस F1 F2 तो एक दूसरे को कैंसिल ही करेंगी, क्योंकि ये सेम लाइन के अलोंग एक्ट हो रही हैं, एक ही लाइन के अलोंग। एक फोर्स एक ही लाइन के ऊपर की डायरेक्शन में है, तो दूसरी फोर्स उसी लाइन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन ये जो दो फोर्सेस हैं F3 और F4, ये जैसे जैसे ये एंगल थीटा चेंज होता है उसके साथ ये चेंज होती जाती हैं। कहने का मतलब दे एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस। तो इन फोर्सेस की वजह से फोर्स F4 एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर या शीट एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये अंदर की तरफ एक्ट होगी, इसको सेपरेटली हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे PS, अगर ऊपर से इसको देखेंगे तो हमें PS आर्म दिखाई देगी, तो PQ आर्म के ऊपर यहाँ पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होगी, और SR आर्म के ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी। PS के नीचे ही QR जो है वो लाई करेगी, हम इसको ऊपर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों फोर्स जो हैं डायरेक्शन में तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं, बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पेपर और शीट, और वी कैन से दिस लूप। तो जिसकी वजह से एक रोटेशनल इफेक्ट जो है वो जनरेट होगा ड्यू टू दीज टू फोर्सेस, जिसको हम नाम देते हैं टॉर्क। तो हम ऑलरेडी जानते हैं टॉर्क इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो जो आइदर ऑफ द फोर्स F3 या F4, क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो आइदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसको हम इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर F4 की लाइन को एक्सटेंड कर दें, F3 की लाइन को एक्सटेंड कर दें, तो दोनों के बीच में ये जो है इट इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना है, अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, यहाँ पे ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं।
जहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज तो हम जानते हैं और हमें जानना है क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बीच का जो फॉर्मूला है इट इज साइन। सो पी एन इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा, पी एस साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे जहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, जो पर हमें जानना है, परपेंडिकुलर हमें जानना है। तो पी एन जो है वो पी एस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं इट बिकम्स पी आई एल इंटू पी एस साइन थीटा। पी एस और कुछ नहीं है, बी के बराबर है, जैसे हमने वहाँ पे कंसीडर किया था, ये पी एस क्यू आर के बराबर विच इज़ बी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे पी, तो बन जाएगा बी आई एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो L क्रॉस B या L इंटू बी इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस लूप। सो जो टॉर्क है हमारे पास फॉर्मूला में किसके बराबर आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी बी आई ए इंटू साइन थीटा। तो ये एक लूप है तो उसके ऊपर इतना टॉर्क हमेशा एक्ट होगा, और ये टॉर्क जो है एंगल थीटा के साथ चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती जाएगी वैसे वैसे ये जो टॉर्क है ये भी चेंज होता जाएगा। तो एक पार्टिकुलर अलाइनमेंट में मैक्सिमम हो जाएगा और ठीक उसके अपोजिट अलाइनमेंट में ये मिनिमम हो जाएगा। वो हम यहाँ से जान सकते हैं कि एंगल थीटा कितना रहेगा। और अगर उस लूप में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर की फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब करंट उतनी ही बार वहाँ से सर्कुलेट हो रहा है, तो सिंपली टोटल टॉर्क जो है वो n टाइम्स होगा। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना मल्टीपल टॉर्क। सो इट बिकम्स एन बी आई ए इंटू ए। सो टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस केस में क्या होगा, थीटा विल बी 0। कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होगी तो जो थीटा होगा वो उस तरह से रहेगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क विल बी 0 व्हेन कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टॉर्क का इस तरह से कंप्लीट होता है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस टॉपिक वेल। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।